Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the NCERT exercises of unit number 4 of grade 12, that is chemical kinetics. Students, previous वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करवा दिए थे। तो NCERT एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रीवियस वीडियो के जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे उसी पर बेस्ड हैं। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स NCERT एक्सरसाइजेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी लैंग्वेज टफ होती है, तो वो हमें थोड़े टफ लगते हैं। लेकिन NCERT एक्सरसाइजेज आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ये ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और कुछ क्वेश्चंस का मैं आपको हिंट करूंगी, क्योंकि सभी न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपको इसके अंदर रिएक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, हमें उनका ऑर्डर पता करना है और उसके जो रेट कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस पता करने हैं, यानी हमें उनकी यूनिट पता करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने हमें इसके 4 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो कंपैरेटिवली टफ है। स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन के अंदर आपको जो ये दिख रहा है ये आपको पता है क्या है, रेट लॉ है। और रेट लॉ के अंदर जो भी रिएक्टेंट है ये आपका रिएक्टेंट है और इसके ऊपर जो भी पावर लगी हुई है स्टूडेंट्स, ये पावर है 3/2। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर हमारा कितना आ गया, 3/2 हो गया। अब स्टूडेंट्स हमें इसके रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, डायमेंशंस निकालने मतलब हमें इसकी यूनिट निकालनी है। तो एक तो तरीका जो आपकी बुक में दे रखा है आप इससे निकाल सकते हो, और दूसरा स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला किया था हम उससे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या था कि K इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम इनवर्स। स्टूडेंट्स यहाँ n का मतलब क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे ये रिएक्शन कौन का ऑर्डर क्या है, 3/2। तो हमने यहाँ कौन सी वैल्यू पुट कर दी है, 3/2 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, टाइम इन्वर्स कर दिया, टाइम हमने सेकंड में मान लिया है। ठीक है, तो हम सेकंड कर देंगे। और अब यहाँ पर स्टूडेंट कंसंट्रेशन की यूनिट हमको पता ही है क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। ठीक है, 1 में से 3/2 माइनस हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1/2 मिल जाएगा। यानी मोल की पावर क्या हो जाएगा, -1/2 और लीटर की पावर हो जाएगा +1/2। एंड टाइम इनवर्स, टाइम हम सेकंड में भी बता सकते हैं, किसी में भी बता सकते हैं, ये हमारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ इन्होंने हमें कोई क्लू इसके बारे में नहीं दिया। तो ये देखिए यही इसकी यूनिट आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, दूसरा तरीका है जो एक कॉमन मेथड है किसी भी कांस्टेंट की यूनिट निकालने का, चाहे वो फिजिक्स में हो चाहे केमिस्ट्री में हो। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है, जैसे ये है हमारा, तो इसमें से हम K को बाहर निकाल लेंगे। ये हमने K को बाहर निकाल लिया तो रेट अपॉन ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, रेट की यूनिट हमें पता है मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और उसकी पावर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमको ये यूनिट मिल जाएगी। इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं या आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं फॉर्मूले में, तो आप ये मेथड भी अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप एग्ज़ाम में पूछते हैं, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, जिन्हें आप ध्यान देना। हमें एक रिएक्शन दी है स्टूडेंट, 2A + B गिव्स A2B। ये हमें एक रिएक्शन दी गई है और इसके लिए ये इन्होंने हमें क्या दे रखा है, रेट लॉ दे रखा है। रेट लॉ, रेट इक्वल टू K, A की पावर 1 एंड B की पावर 2 हो गया। अब इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने हमें इस K की वैल्यू दे दी है, और ये K की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2 × 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर टू सेकंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, K की वैल्यू वो हमें दे चुके हैं। अब वो हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमें रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना है। मैं यहाँ साफ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये है कि रेट इक्वल टू K A
एंड बी का स्क्वायर है। इसमें उन्होंने हमें के की वैल्यू दे दी है, हमें रेट की वैल्यू निकालनी है। ए की कंसंट्रेशन उन्होंने दे दी है हमें, जो कितनी है 0.1 है, और बी की कंसंट्रेशन भी उन्होंने हमें दे दी है, जो कितनी है 0.2 है। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, हम के की वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रेट। और रेट की यूनिट तो स्टूडेंट्स फिक्स ही होती है, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ से पता लग जाएगा कि टाइम हम क्या लेंगे, क्योंकि इसमें आपको सेकंड इन्वर्स दे रखा है, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, सेकंड इन्वर्स आएगा। हाँ, गैस होती तो हम देखते कि ये मोल पर लीटर की जगह हमें बार या एटमॉस्फेयर क्या यूज में लेना पड़ता। तो ये तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था स्टूडेंट, और ये हमारा आ गया है, ये रहा आंसर, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल एंड इट इज़ अ वेरी सिंपल। बट सेकेंड पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, ट्विस्ट इसी में है। वो अब हमसे क्या कह रहे हैं कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको फिर से क्या निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। व्हेन ए इज़ रिड्यूस्ड टू, ए जो है वो क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और रिड्यूस टू, ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स, रिड्यूस टू कितना हो गया है 0.06, यानी कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.1, उससे कम होकर ये कितना रह गया है, रिमेनिंग अमाउंट है, और ये रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 0.06 है। ठीक है स्टूडेंट्स, उस समय हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो स्टूडेंट हमने क्या करा कि रेट निकालनी है, तो भैया हमें यही फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, फिर से यही फॉर्मूला काम में लेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें क्या निकालना है, रेट। के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं स्टूडेंट, इस फॉर्मूले से हम के निकाल चुके हैं, के तो कांस्टेंट है, तो के की तो हम यही वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब उन्होंने जो हमें वैल्यू दी है 0.06, ये किसकी रिमेनिंग अमाउंट है, ए की, तो भाई ए की भी कितनी अमाउंट आ जाएगी, 0.06 आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने हमें बी की अमाउंट नहीं दी, वो इनडायरेक्टली इन्होंने हमें दे रखी है, और वही इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कि हमें ये इक्वेशन क्यों दी गई। ये इक्वेशन इसीलिए दी गई है स्टूडेंट्स, जब हमने कहा कि भाई शुरू में ए कितना था 0.1 था, और अब कितना बच गया 0.06 बच गया, तो खर्च कितना हुआ, कितना ए जो है वो रिएक्ट कर गया, तो वो कितना रिएक्ट कर गया, 0.1 में से हम कितने माइनस कर देंगे, 0.06 माइनस कर देंगे। तो स्टूडेंट इसका मतलब कितना रिएक्ट करा, 0.04 मोल पर लीटर ने रिएक्ट किया। 0.04 ए जो है वो हमारा रिएक्ट कर रहा है रिएक्शन के दौरान। अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब हम ये रिएक्शन देखते हैं, तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यानी बैलेंसिंग नंबर क्या है 2, और बी का क्या है 1, यानी जितना एक रिएक्ट करेगा उसका जस्ट आधा कौन रिएक्ट करेगा, बी रिएक्ट करेगा, यानी ए जितना डिकम्पोज होगा बी उसका आधा डिकम्पोज होगा। यही ट्विस्ट है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए आप, ए कितना डिकम्पोज हो गया 0.04, तो बी कितना डिकम्पोज होगा 0.02, ये तो वो डिकम्पोज होगा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, तो रिमेनिंग अमाउंट हम क्या करेंगे, जो बी की इनिशियल अमाउंट दे रखी है 0.02 हमें दे रखी है, तो हम 0.2 दे रखी है, तो हम 0.2 में से 0.02 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें बी की क्या मिल जाएगी, रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी, हमें इसकी रिमेनिंग अमाउंट मिल जाएगी स्टूडेंट्स, यही हमें चाहिए। तो हमने बी की रिमेनिंग अमाउंट निकाल ली स्टूडेंट्स, और वो हमारी आ जाएगी 0.2 में से 0.012 जाएंगे स्टूडेंट्स, तो हमें मिलेगा 0.18। ठीक है, तो हमने बी की वैल्यू कितनी पुट कर दी स्टूडेंट्स, 0.18। ए की कितनी वैल्यू पुट करी 0.06, क्वेश्चन में दिया हुआ था। बी की कितनी वैल्यू पुट करी 0.18, ये हमने अभी पता करा है। के की वैल्यू हमने फर्स्ट स्टेप में निकाली ही थी। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, और इसमें जो ट्विस्ट है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी स्टूडेंट्स आप अपने आप ही कर लेना, क्योंकि ये भी आपका किससे रिलेटेड है, यूनिट से।
रेट कांस्टेंट है और हमें रेट कांस्टेंट यानी के निकालना है और उसकी यूनिट निकालनी है, के की यूनिट्स निकालनी है स्टूडेंट्स हमें, तो ये हम निकाल लेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले में ये वाला फॉर्मूला बता चुकी हूँ। यहाँ कंसंट्रेशन की यूनिट स्टूडेंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही है, गैस की बात चल रही है। देखो प्रेशर इज़ मेजर्ड इन बार्स और टाइम किस में है, मिनट्स में है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, मिनट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, यहाँ मिनट इनवर्स आ जाएगा और इसकी पावर 1 - n आ जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू देखो स्टूडेंट्स कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है, तो हम यहाँ 3/2 पुट कर देंगे। ठीक है, एज अ सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है, मेंशन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही एक्सप्लेन कर दिया था, जहां हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन भी पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ किसकी बात करी थी, हमने रिएक्टेंट की बात करी थी, हमने टेम्परेचर की बात करी थी, हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स लाइट की बात करी थी, हमने यहाँ पर सरफेस एरिया की बात करी थी, और स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने किसकी बात करी थी, कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया और सरफेस एरिया हो गया। तो ये कुछ फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस करे थे, और जब कंसंट्रेशन की बात आ रही थी तो रेट लॉ और लॉ ऑफ मास सेक्शन, इन दोनों की हमने बात करी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट भी किया था स्टूडेंट्स की, कैटलिस्ट भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है ये आप अपने आप कर लेना, इज़ अ सिंपल क्वेश्चन, और इस टाइप के मैं काफ़ी क्वेश्चंस आपको करा चुकी हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो CBSE 2009 में भी पूछा हुआ है, 2012 में भी पूछा हुआ है, और NCERT का तो क्वेश्चन है ही। ये वाला पोर्शन स्टूडेंट इस साल आपका कट गया है, जिसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर की है। हाइड्रोलिसिस का मतलब स्टूडेंट्स एक तरह से डिकम्पोजिशन होता है। एस्टर की बात हो रही है, एस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है इसके अंदर, तो हमें यहाँ टाइम सेकंड में दिया हुआ है और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है एस्टर की, यानी रिएक्टेंट की। ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम इक्वल टू 0 पर हमें बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम इक्वल टू 0 पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, यानी वो क्या होती है, A0 होती है, यानी ये वैल्यू A0 की है। और ये स्टूडेंट 30 सेकेंड्स के बाद, 60 सेकेंड्स के बाद और 90 सेकेंड्स के बाद की है वैल्यूज़, आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने हमसे ये पूछा है कि एवरेज रेट निकालनी है हमको, कब निकालनी है, 30 से 60 सेकंड के बीच में हमको क्या निकालनी है, एवरेज रेट निकालनी है। तो एवरेज रेट निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में निकालनी है। यहाँ थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स देख सकते हो कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेल्टा आप कर सकते हो, इसमें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कर सकते हो, यानी कि डेल्टा आप क्या कर सकते हो, C/, क्या कर सकते हो, डेल्टा T, तो T2 - T1 हो गया और C2 - C1 हो गया। स्टूडेंट यहाँ C2 की वैल्यू ना 0.17 है, एक्चुअली हम इसको ऐसे लिखना सकते हैं 0.17 - 0.31 और आगे माइनस साइन लगाएं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या है कि जो रेट है ना वो हमेशा पॉजिटिव आती है, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। रेट, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव का जो साइन था ना, वो तो हमें केवल ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो इज़ अ सिंपल पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अनदर पार्ट इज कैलकुलेट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट निकालना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर K' ले लेंगे, वही फार्मूला अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी फर्स्ट ऑर्डर की ही हो गई, क्योंकि हमने उसको फर्स्ट ऑर्डर बना दिया है। A0 हमारे पास में है, A की वैल्यू हमने पुट करते जाएंगे। 30 सेकंड्स पे कितनी आ गई, 0.31 आ गई, 60 सेकंड्स पर ये 0.17 आ गई, 90 सेकंड्स पर ये 0.085 आ गई। ये हमने वैल्यूज़ पुट करी, इस तरह से हमें K' की वैल्यू मिली। ये K' की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। 3 वैल्यूज़ है तो इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये एवरेज K' मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मेन ट्विस्ट था क्वेश्चन ये था इस क्वेश्चन में कि इन्होंने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम ले लिया स्टूडेंट्स, और जब हमें स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का नाम ले लिया तो हम सोचेंगे पता नहीं क्या निकालना है। स्टूडेंट्स, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, है सिंपल, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ गड़बड़ कर दी जो हमें समझ में नहीं आती। अ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर इन A एंड सेकेंड ऑर्डर इन B। बताओ रेट लॉ क्या बनेगा, रेट इज इक्वल टू K A
एंड बी का स्क्वायर, यही कह रहे हैं, जो स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यही है। अब उन्होंने देखो क्या ट्विस्ट दिया, डिफरेंशियल रेट ऑफ इक्वेशन, यानी हम यहाँ रेट की जगह पे क्या लिख देंगे स्टूडेंट, dx/dt लिख देंगे, तो ये डिफरेंशियल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है। अब आगे जो है स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप कर सकते हो कि अगर हमने बी की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स बढ़ा दिया तो क्या होगा, और अगर हमने ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो क्या होगा। इस तरह के कई न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ना स्टूडेंट्स बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। इसके अंदर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि एक रिएक्शन है जो ए और बी के बीच में हो रही है, और फर्स्ट ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू ए एंड ज़ीरो ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू बी। तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। एक्सपेरिमेंट है, आपको यहाँ 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। ए की कंसंट्रेशन कभी दे रखी है, कभी नहीं दे रखी। बी की कंसंट्रेशन इन्होंने सभी में दे रखी है। रेट ऑफ रिएक्शन स्टूडेंट्स इन्होंने कभी दे रखी, कभी नहीं दे रखी है। ठीक है। अब वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, फिल इन द ब्लैंक पूरा करवाना चाह रहे हैं। यानी जब ए की कंसंट्रेशन नहीं दी तो वो निकालनी है, जब इन्होंने इनिशियल रेट नहीं दी तो वो निकालनी है, और एक स्टूडेंट हमें के तो ना चाहते हुए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना के हम आगे न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ के ना हमने ये रेट लॉ दे दिया। स्टेटमेंट को पढ़ के दिया स्टूडेंट्स हमने ये रेट लॉ। इन्होंने कहा था कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पे, और बी के रेस्पेक्ट में क्या कह रहे हैं 0, तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिख दिया है 0 लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम एक एक एक्सपेरिमेंट को देखते जाएंगे स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है उसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमें देखो, इन्होंने ए की वैल्यू दे दी, इन्होंने हमें बी की वैल्यू दे दी, इन्होंने हमें रेट दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप इसके अंदर देखिए, इस वाले पोर्शन के अंदर ये वाला हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में स्टूडेंट्स इन्होंने हमें क्या दे दी, रेट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, के निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ये वाला। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट इन्होंने फर्स्ट स्टेप में हमें रेट दे दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, के। ठीक है। सेकंड स्टेप में इन्होंने स्टूडेंट्स हमें क्या दे दिया, बी दे दिया और रेट दे दी। यानी कि इन्होंने स्टूडेंट सेकंड स्टेप में हमें रेट दे दिया, ठीक है, और हमें क्या दे दिया, बी दे दिया। ठीक, के हम निकाल ही चुके हैं तो के भी मिल गया। तो हम किसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, ए की। ठीक है। मतलब कुल मिला के स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 4 वैल्यूज़ में से एक वैल्यू मिसिंग है और बाकी 3 वैल्यूज़ हमें दे दी गई है, तो हम निकाल लेंगे। अब जैसे ये वाला है थर्ड पॉइंट में इन्होंने हमें ए की कंसंट्रेशन भी दे दी, बी की कंसंट्रेशन भी दे दी, के भी हमारे पास में है, तो हम इनिशियल रेट निकाल लेंगे। ये थर्ड केस आ गया, रेट हमको निकालनी है, के हमारे पास है, ए हमारे पास है। अब आप सोच रहे होंगे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बी क्यों नहीं लिखा, तो भाई बी के रेस्पेक्ट में तो 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो बी के रेस्पेक्ट में 0 यानी 1, यानी बी का तो रोल ही ख़त्म हो गया। यानी हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, रेट इक्वल टू के ए की पावर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी बात कि आपके पास में 4 जो है टर्म्स हैं, उन 4 टर्म्स में से एक टर्म मिसिंग है। 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, 4 ही टर्म्स हैं, और हर एक्सपेरिमेंट में कोई एक टर्म मिसिंग है जो हमें कैलकुलेट करनी है। ये स्टूडेंट बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, ये आप अपने आप कर लेना स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको हाफ लाइफ दे रखी है, सॉरी के दे रखा है, और के से आपको क्या निकालनी है, हाफ लाइफ निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ये वाला न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स आप देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है। इससे पहले भी मैं आपको 2 न्यूमेरिकल करा चुकी हूँ स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड। हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव डीके की 14 कार्बन की, ये हाफ लाइफ दे रखी है, यानी इन्होंने हमें क्या दे दिया, टी हाफ दे दिया। ऑब्वियसली टी हाफ से हम क्या निकाल लेंगे, के। एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेंट वुड दैट हैड ओनली, ये बात समझने की है स्टूडेंट्स, ओनली 80% ऑफ C14 फाउंड इन लिविंग ट्री। लिविंग ट्री का मतलब रिमेनिंग अमाउंट। लिविंग ट्री तो अभी है, लाइव है, वो अभी
एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो बताओ उसमें कार्बन 14 की कौन सी अमाउंट होगी, रिमेनिंग अमाउंट ही तो होगी। यानी यहाँ वो बात किसकी कर रहे हैं, ए माइनस एक्स की, या दूसरे शब्दों में वो एक ही बात कर रहे हैं। यानी जो ये 80% है ना स्टूडेंट, ये 80% कौन है, ए माइनस एक्स कह लो चाहे ए कह लो, इट डिपेंड्स कि हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जैसे अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है तो ये वैल्यू किसकी है, ए की है। अब स्टूडेंट मैंने आपको जब परसेंटेज के क्वेश्चंस में क्या बताया था स्टूडेंट्स, मैंने आपको कि परसेंटेज का मतलब जो क्या ए ज़ीरो है ना, वो तो हमारा कितना हो गया, 100 ही हो गया। तो यहाँ पर हमने कितनी वैल्यू पुट कर दी, 100, और ये कितनी वैल्यू पुट हो गई, 80। तो ये हमारी केमिस्ट्री थी स्टूडेंट्स, बाकी सब तो मैथमेटिक्स से आप कर लेना। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ईयर्स के अंदर इन्होंने टी हाफ दे रखा है, तो भाई जो हमारा टी निकलेगा वो भी किस में निकलेगा, ईयर्स में, और जो हमारा के निकलेगा वो किस में निकलेगा, ईयर्स इनवर्स में। तो इस यूनिट का आप स्टूडेंट्स ध्यान देना। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स कई बार पूछा हुआ है, और ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हटके है, थोड़ा क्लियर नहीं है स्टूडेंट्स। मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोंशियम विद हाफ लाइफ ऑफ 28.1 ईयर्स, ये टी हाफ दे दिया गया है, एंड 1 माइक्रोग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम, 1 माइक्रोग्राम है स्टूडेंट्स, ये एक नई यूनिट इन्होंने हमें दे दी है, एब्जॉर्ब इन द बोन ऑफ द न्यूली बॉर्न बेबी, जो न्यूली बॉर्न बेबी उसने एब्जॉर्ब कर ली है रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को। ठीक है, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन, दे आर टॉकिंग अबाउट रिमेन, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द ए माइनस एक्स। ठीक है, हमें ए माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, 2 बार निकालना है स्टूडेंट्स। वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद कितना बचेगा और 60 ईयर्स के बाद कितना बचेगा। कौन स्टूडेंट्स, स्ट्रोंशियम, जो रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो स्टूडेंट हाफ लाइफ दे दी, इट मीन्स पहला स्टेप तो हमारा के ही निकालने का है, तो हमने ये के निकाल दिया है फर्स्ट स्टेप में। अब स्टूडेंट हमें 2 बार ए माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, एक बार हम कब निकालेंगे 10 ईयर्स के बाद, और एक बार हम कब निकालेंगे 60 ईयर्स के बाद। जब हम इसको 10 ईयर्स के बाद निकालेंगे तो क्या वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू पुट कर दी, ये भी पुट कर दी, ये 10 ईयर्स आ गया हमारा, लॉग 1 माइक्रोग्राम दे रखा है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ 1 ही लिख दिया है, अपॉन ए माइनस एक्स हमें जो निकालना है। जब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.1071 आ जाएगा, ये लॉग की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग लेंगे स्टूडेंट, जब हम किसी माइनस डिजिट का एंटी लॉग लेते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही समझा दिया था कि हमें -1 और +1 करना पड़ता है। तो हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर दिया है, ये रहा आपका, ये वाली वैल्यू थी ना, इसमें हमने -1 भी कर दिया है और +1 कर दिया। इधर हमने -1 करा, इधर +1, तो ये आपका आ गया 1 बार, और ये इसको सॉल्व करने के बाद आ गया। और इस तरह से हमने क्या निकाल लिया स्टूडेंट्स, रिमेनिंग अमाउंट निकाली, जो इतनी माइक्रोग्राम आ गई, क्योंकि ऊपर हमने वैल्यू यहाँ पर स्मॉल ए की माइक्रोग्राम में पुट करी है, तो जो ए माइनस एक्स है वो भी किस में निकलेगा, माइक्रोग्राम्स में ही निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने 60 ईयर्स के बाद निकाल लिया, बस यहाँ पर हमने 10 की जगह क्या पुट कर दिया है, 60 पुट कर दिया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से कैलकुलेशंस चेंज हो गई हैं। अब देखो स्टूडेंट, इसमें खास बात क्या थी कि इसमें 2 बार हमें लॉग और एंटी लॉग से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना पड़ा। यानी ये न्यूमेरिकल जो है वो टफ़ इसलिए हो गया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लंबी हो गई, इसमें हमें लॉग भी निकालना पड़ रहा है, एंटी लॉग भी निकालना पड़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं स्टूडेंट। इस तरह के मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवा चुकी हूँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ के आपको हिंट दे देती हूँ। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, शो करना है कि 99% रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसमें दुगना टाइम लगता है जब रिएक्शन 90% कंप्लीट होती है उससे। 90% रिएक्शन कंप्लीट होने से दुगना टाइम किस में लगेगा, 99% कंप्लीट होने में लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि आंसर हमें गिवन है, हमें केवल उसको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 बार करेंगे स्टूडेंट्स हम। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने आपको बताया कि कंप्लीशन का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि 99% कंप्लीट हो रही है अगर हमारी रिएक्शन स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 99% अगर हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, सॉरी थोड़ा करेक्शन करना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 99% कंप्लीट हो रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और अगर वो 99% कंप्लीट हो रही है तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा, 100/100 माइनस क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें 2 इक्वेशन मिली स्टूडेंट्स, एक तो हमें मिली
T99% और एक हमें मिल गई T90%। और जब हमने दोनों को डिवाइड करा तो हमारा आंसर आ गया कि जो T99% है, जो T99% है दैट इज़ डबल ऑफ T90%। ये हमने शो कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये न्यूमेरिकल मैं आपको नहीं कराऊंगी स्टूडेंट, ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो ये आप अपने आप करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एग्जाम में कई बार पूछा गया था और इस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से होगा। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टूडेंट्स। ये वाले 2 न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके, दोनों एक जैसे हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बोर्ड में कई बार पूछ चुके हैं ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें इन्होंने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत टफ नाम देते हैं, फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन। अब हमें एजो आइसोप्रोपेन का फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो भैया रट लेंगे इस फॉर्मूले को हम, नहीं तो मैं भी आपको समझा देती हूँ। 2 हेक्सेन एंड नाइट्रोजन, यानी कि एजो आइसोप्रोपेन जो है वो क्या बना रहा है, हेक्सेन और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है। तो हमने ये लिख दिया एजो आइसोप्रोपेन और ये बना रहा है नाइट्रोजन और हेक्सेन बना रहा है। एजो का मतलब स्टूडेंट्स होता है N डबल बॉन्ड N। ठीक है, तो ये आ गया हमारा N डबल बॉन्ड N। और आइसो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले साल भी बताया था और इस साल भी कई बार बता चुकी हूँ। इसको हम बोलते हैं आइसो। और प्रोपेन बोल रहे हैं तो भैया 3 कार्बन हो गए, तो एक आइसोप्रोपेन यहाँ जुड़ जाएगा और एक आइसोप्रोपेन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया इन्होंने हमें स्टूडेंट्स, कि टाइम इक्वल टू 0 था। तो अब क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ये यही नहीं कहते कि ये कौन है, 35 कौन है। इन्होंने कहा टोटल प्रेशर कितना है, 35 mmHg है, ये यूनिट दे रखी है। 360 सेकंड्स के बाद में प्रेशर बढ़ के इतना हो जाता है और 720 सेकंड्स के बाद में जो प्रेशर है वो बढ़ के 63 हो जाता है। तो वो कहते हैं कि आप क्या निकालो, रेट कांस्टेंट निकालो। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जब गैसेस की बात चलती है ना, तो हमें हमारी जो मेन प्रॉब्लम है ना वो क्या है, कि जो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते थे ना, A/A-x, उसकी जगह पर हम क्या पुट करेंगे, P0/P0 माइनस स्मॉल p। x का मतलब स्मॉल p है, A का मतलब P0 हो गया। ठीक है, मैं आपको स्टूडेंट्स सिंपल तरीका बता रही हूँ, मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवा रही, क्योंकि अलग अलग केसेस के अंदर फॉर्मूले बदल जाते हैं तो आपसे गलती हो सकती है। तो मैं आपको सिंपल तरीका पहले भी बताया था, अब भी बता देती हूँ। इनिशियल प्रेशर है, मतलब स्टूडेंट्स उस समय टाइम इक्वल टू 0 है और उस समय हमारे पास केवल कौन है, रिएक्टेंट है, यानी कि P0 है। ठीक है, P0 है और उस समय हमारे पास में प्रोडक्ट्स नहीं है, यानी दोनों का प्रेशर कितना हो गया, 0 हो गया। अब यदि हम रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट्स के प्रेशर का टोटल करते हैं तो वो इन्होंने हमें कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। यानी स्टूडेंट्स हमने इन तीनों को टोटल कर दिया तो तीनों का टोटल कितना आया, 35 ही हमारा केवल रिएक्टेंट है। इसमें तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो है ही नहीं, यानी ये प्रेशर जो है ना वो रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर आ गया, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, P0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब टाइम t के बाद में क्या हो रहा है। अब टाइम t हमने पहले क्या ले लिया, 360 ले लिया, तो हमने यहाँ पे टाइम कितना ले लिया स्टूडेंट्स, 360 सेकंड वाला ले लिया। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके आगे कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो हमने सिंपल क्या लिख दिया, -p। इसमें से ये P0 था, इसमें से स्मॉल p जो है वो डीकम्पोज हो गया। ठीक है, अब इनके आगे भी कोई स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, यानी कि ये भी स्मॉल p बनेगा और ये भी स्मॉल p बनेगा। ठीक है, अब हमने क्या है स्टूडेंट्स की, उन्होंने टोटल प्रेशर दिया कि इन सब का अगर हम टोटल कर देते हैं ना तो हमें कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, यानी ये आपका क्या आ गया, 54 mmHg आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ये p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, P0 प्लस क्या मिलेगा, p इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो स्मॉल p है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 19 आ गया। स्मॉल p हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, 90 आ गया, जब टाइम कितना था, 360 था। अब स्टूडेंट हमने टाइम चेंज करके कितना कर दिया, 720 कर दिया, तो इक्वेशन तो हमारी यही बनेगी। बस यहाँ पे प्रेशर जो है वो 54 की जगह कितना आ गया, 63 आ गया। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये कितना आ गया 28, यानी ये स्मॉल p आया और ये भी क्या आ गया, स्मॉल p आ गया। लेकिन जब स्टूडेंट हम न्यूमेरिकल करते हैं a अपॉन a माइनस एक्स यानी p0 अपॉन p0 माइनस p करते हैं हम, तो हमें p0 की वैल्यू तो मिल गई। कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, p0 की वैल्यू तो हमें 35 मिल गई। ये हमारे को किसकी वैल्यू मिल गई, p0 की। अब हमें p0 यानी कि 35 माइनस करने में से हमें स्मॉल p माइनस करना है, यानी कि हमने a माइनस एक्स निकालने के लिए 35 में से 19 माइनस करे तो 16 आया, 35 में से 28 माइनस करे तो हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू स्टूडेंट अब हमारे पास किसकी आई है, p0 माइनस p की आ गई है। तो हमने p0 माइनस p की जगह पे जब 360 था तो 16 पुट कर दिया, और जब 720 था तो कितना पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ही केसेस के अंदर हमने स्टूडेंट्स क्या निकाला, k निकाला। ये इसका k आ गया, ये इसका k आ गया। अब स्टूडेंट उन्होंने मुझे क्वेश्चन k का पूछा है, हमारे पास अगर 2k की वैल्यू आ गई तो हमें फिर एवरेज तो निकालना पड़ेगा। तो हमने इसका यहाँ क्या निकाल दिया है, एवरेज निकाल दिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको अपनी कॉपी में करना स्टूडेंट्स, इस वाले न्यूमेरिकल को अपने आप समझ के, जैसे मैंने समझाया है, अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करना और नीट एंड क्लीन करना। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल भी स्टूडेंट बिल्कुल ऐसा है, बट यहाँ इन्होंने एक ट्विस्ट डाला, वो ट्विस्ट मैं आपको बताती हूँ। यही एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, टाइम इक्वल टू 0 है यानी 0.5 हो गया। इससे हमारे पास केवल रिएक्टेंट होगा, तो ये हमारा क्या बन गया, p0। अब सवाल आता है स्मॉल p का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर भी आप करेक्शन करना स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आएगा p0 माइनस p आ जाएगा। ठीक है, अब टाइम इक्वल टू 100 सेकेंड होगा तो क्या होगा, तो जब मैं देखो मैंने यही वाली इक्वेशन यहाँ लिखी है। शुरू में p0 था, रिएक्टेंट प्रोडक्ट था नहीं, ये प्रोडक्ट था नहीं, टोटल 0.5 था, यानी p0 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 0.5 आ गया। अब 100 सेकेंड के बाद क्या हुआ स्टूडेंट, स्क्रीन के आगे भी कोई कोफिशिएंट नहीं है, स्मॉल p स्मॉल p टोटल करा पहले की तरह कट गया, ये 0.6 आया, यानी p0 प्लस p 0.6 आ गया। p0 की वैल्यू पुट करी तो स्मॉल p इज इक्वल टू कितना आ गया, 0.1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, स्मॉल p हमारा कितना आ गया, 0.1 आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, p0 माइनस p करना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने k निकाल लिया। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूमेरिकल। अभी इस न्यूमेरिकल का हमने कौन सा पार्ट करा है स्टूडेंट्स, फर्स्ट करा है। सेकेंड पार्ट के अंदर ये हमसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज दिस। जब आपको टोटल प्रेशर कितना दे दिया गया है, 0.65 एटमॉस्फेयर दे दिया गया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो हमें फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कि जब टोटल 0.65 रह जाएगा तो हमने फिर यही फॉर्मूला, यही इक्वेशन में हमने यही सब कुछ लिखा। हमें टाइम का तो पता नहीं है तो हमने टाइम तो लिखा नहीं, हमने यही लिख दिया p0 माइनस p प्लस p प्लस p। यहाँ हमने 0.6 लिखा था, यहाँ हमने क्या लिख दिया, 0.65 लिख दिया, और फिर हमने एक नया p निकाला स्टूडेंट्स, और नया p हमारा कितना आ जाएगा, 0.15 आ गया। फिर हमने स्टूडेंट्स p0 माइनस p करके हमने क्या निकाला, 0.35 निकाला। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है जब टोटल प्रेशर इतना हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमने रेट लॉ लगाया। रेट लॉ क्या कहता है, रेट इज इक्वल टू k इंटू p का मतलब प्रेशर, ठीक है, कंसनट्रेशन। रिएक्टेंट कौन है हमारा, SO2Cl2, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, SO2Cl2। k की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रेट की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये PSO2Cl2 तो वही है ना जो बचा हुआ है, जो बची हुई अमाउंट है, यानी वही वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, और ये हमने बची हुई अमाउंट निकाली। ठीक है, तो ये बची हुई अमाउंट हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी 0.35 पुट कर देंगे। ये देखो 0.35, ये k की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो आ गई, और इस तरह से हमने रेट निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल दोनों जो हैं टफ़ पड़ेंगे, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट्स, इनको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बस मैं आपको हिंट ही दे रही हूँ कि एक रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, के की वैल्यू दे रखी है, कंसनट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर। रिमेनिंग का मतलब क्या निकालना है, ए माइनस एक्स, टाइम आपको 100 सेकेंड दे दिया, इनिशियल कंसनट्रेशन यानी आपको स्मॉल ए दे दिया है।
ठीक है, आप अगर चाहो तो इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हो ना, a माइनस ए ज़ीरो की जगह ये लिख सकते हो और a की जगह ये लिख सकते हो। तो आपको a की वैल्यू उन्होंने दे दी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस एक्स, यानी किसकी वैल्यू निकालनी है, a की निकालनी है। स्टूडेंट्स, लॉग एंटी लॉग के पास जाना पड़ेगा। ये फिर माइनस में आ रहा है, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा और इस तरह से आपको ये वाली कंसंट्रेशन मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, ये सोच लेना कि जब भी लॉग एंटी लॉग का क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का ही आता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस समझ लो एक बार। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिडिक सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। टी हाफ आपको 3 आवर्स दे रखा है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 8 आवर्स। रिमेन्स का मतलब अगेन, और फिर साथ में फ्रैक्शन भी पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स कि शुरू की अमाउंट का कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, इसमें हमें निकालना है a माइनस एक्स अपॉन ए। ये टोटल था और ये बचा हुआ है, बचा हुआ अपॉन टोटल करेंगे इसके अंदर, यानी हमें स्टूडेंट्स निकालना क्या है, a अपॉन a0 निकालना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने टी हाफ आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में। टी हाफ से हमने क्या निकाल लिया, के निकाल लिया, ये रहा के फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर स्टूडेंट्स हमने 8 आवर्स पुट कर दिया, यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दी। ए लॉग a0 बाई ए ये आ गया, तो a0 बाई ए इज इक्वल टू इसके एंटी लॉग के बराबर। इसका एंटी लॉग देखेंगे तो ये आएगा, ये मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। a बाई a0 आपका ये आ गया, यही चाहिए था स्टूडेंट्स, हमें यही तो चाहिए था। ठीक है, आगे का न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स जो है, अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे एक टाइप के न्यूमेरिकल हुए। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि अब हमारे लेटेस्ट पैटर्न के अंदर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं और असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं, तो हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी अगर कोई आपको नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी इन क्लास। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। मैंने आपको पहले ही बताया था कैटलिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं करता, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है और दूसरा एक्टिवेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। कैटलिस्ट जो होता है स्टूडेंट, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। आपको बताया था हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब का मतलब है डेल्टा एच की, दे आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा एच, और हमने कहा था डेल्टा एच कांस्टेंट रहता है, यानी वो अनचेंज्ड रहेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन स्टूडेंट्स इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला, और मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं इस तरह के क्वेश्चन पर्सनली। एक बार आप देखिए, आपको ये फिगर दे रखा है, मैंने आपसे कहा था कि आजकल फिगर बना करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो कह रहे करेक्ट ऑप्शन बताओ, ध्यान से पढ़ा करो स्टूडेंट्स, कई बार वो करेक्ट पूछते हैं, कई बार वो इनकरेक्ट पूछते हैं। पहले तो स्टूडेंट इसको देखकर आपको क्या समझ में आया, कौन से कर्व की बात कर रहे हैं। इस तरह के कर्व्स तो हमने करे हैं ना, इस तरह के कर्व, और कैटलिस्ट के लिए हमने इस तरह का कर्व किया था, ये वही कर्व है। यहाँ क्या आता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट आता है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आती है, और ये कर्व मिल रहा है स्टूडेंट। हमने जो कर्व पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, वो ऐसा था। दोनों कर्व में क्या डिफरेंस है कि यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। देखो स्टूडेंट्स, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी ना वो अनस्टेबल होगा। तो यहाँ तो रिएक्टेंट कैसा था, अनस्टेबल था, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की कम है, यानी प्रोडक्ट हमारा कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा प्रोडक्ट अनस्टेबल हो गया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें हमें सारे डिटेल्स पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज E1 + E2। देखो स्टूडेंट, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है हमारी, और इस समय में टोटल हमें कितनी चाहिए, इतनी, यानी इस समय ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। अगर बैकवर्ड में जाते हैं तो स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो हमें केवल इतने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी तो क्या हो गई, E1 हो गई, लेकिन फॉरवर्ड की टोटल इतनी चाहिए। ये तो बताओ, ये इतनी किसके बराबर हो जाएगी, E1 + E2 के बराबर हो जाएगी। दूसरा मैंने भी आपको समझाया ही है कि चूँकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, तो भाई प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, लेस स्टेबल होगा। रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल होगा और प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल होगा। अब फिर इन्होंने स्टूडेंट एक फ़र्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है ये वाली, और फिर ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये तो मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स की फ़र्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले याद कर लेना। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही है।
ठीक है, चाहे हम इसको न्यूमेरिकल में यूज़ में लें चाहे ना लें, तो ये तो आपको याद करना है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, जो हमारे सिलेबस में आता है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये वाला दे रखा था आपको, कंसीडर द फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज डिकम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। और ये वाला किसका कौन सा क्वेश्चन आ गया भैया, ये वाला अगला देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ पड़ते हैं, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट की बात हो रही है, ठीक है। ये वाला बाद में बताऊंगी, ये तो मैं आपको भी बता देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बात ठीक नहीं है ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर की में फ्रैक्शनल हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट में, नो 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 नो। ऑर्डर इज़ एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, और वो कभी ज़रूरी नहीं है कि वो जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के सम के बराबर हो, ठीक है। ये बात जो है गलत है, इसके अंदर नॉट करेक्ट पूछा था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, यस। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है उसकी पावर को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, कि इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है भैया। ये तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात है। अब ये बात पूछ रहे हैं, एक तरफ तो बी आर नेगेटिव है और एक तरफ एच प्लस है, तो भैया हम ये दो ही देख लेते हैं बस। दोनों के लिए रेट एक्सप्रेशन दे दो, बोलो क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा बी आर नेगेटिव अपॉन डेल्टा टी, और इसके आगे कॉफिशिएंट क्या लगेगा स्टूडेंट्स, 1/5 और माइनस इज इक्वल टू ये 6H प्लस, ये भी तो रिएक्टेंट साइड पर है, तो माइनस क्या आ गया 1/6, डेल्टा क्या आ जाएगा H प्लस अपॉन डेल्टा क्या आ जाएगा T। तो बताओ स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम यहाँ ले जाएंगे तो हमारा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो स्टूडेंट जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब देखो मैंने आपसे कहा था ना कि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वो कह रहे हैं एक्सोथर्मिक कौन सी है, भाई मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि देखो प्रोडक्ट की एनर्जी तो कम है और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है, इतनी एनर्जी लिबरेट हो गई, यानी कि डेल्टा एच का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, यानी रिएक्शन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक हो गई। ये वाली रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स एंडोथर्मिक होगी, और ये वाली रिएक्शन में ना तो एनर्जी रिलीज़ हो रही है और ना ही कोई चेंज नहीं हो रहा डेल्टा एच के अंदर। यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर वो एंडोथर्मिक है, यहाँ पर ना वो एक्सोथर्मिक है ना एंडोथर्मिक है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, केवल 1। अगला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दे रखा है इन्होंने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन, ये रेट लॉ। वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ बी जो है वो दुगनी कर देते हैं, एक ही कंसंट्रेशन को जो है वो हम कांस्टेंट रख देते हैं। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी, यानी के क्या होगी, ठीक है। इस इक्वेशन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट। ए की कंसंट्रेशन को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट, और बी की कंसंट्रेशन को हम क्या करते हैं, दुगना। तो बताओ स्टूडेंट्स रेट भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन रेट कांस्टेंट क्या रहेगा स्टूडेंट, रेट कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि देखो रेट कांस्टेंट के अंदर तो डेफिनेशन जब हम करते हैं के की डेफिनेशन, तो वो क्या आती है, रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी, यानी ये कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करती। रेट कांस्टेंट के तो केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बताइए इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन के आंसर में आपका क्या आएगा 14th क्वेश्चन के अंदर, कि इसके अंदर आपका जो कांस्टेंट है के वो क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा भाई, सेम, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला देखो, ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है स्टूडेंट कि अगर एक रिएक्शन 50% कंप्लीट होती है इतने सेकंड में, तो 100% कब कंप्लीट होगी भाई, कभी कंप्लीट नहीं होगी, वो रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम्स तक चलेगी। 100% रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, सॉरी 100% रिएक्शन कंप्लीट होने के टाइम को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, एक बार आप देखो इस क्वेश्चन के अंदर कि इन्होंने हमें ये रिएक्शन दे रखी है
वो कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ए और बी इज चेंज, अगर हम ए और बी को चेंज करते हैं, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट कांस्टेंट, द रेट मेजर्ड एज द फंक्शन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, हाउ द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्चुअली ना स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैंने आपको, ये क्वेश्चन इनिशियल रेट मेथड पर है, इनिशियल रेट मेथड, और ये जो मेथड है ना, ये ऑर्डर पता करने के लिए करा जाता है, यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने आपको इसके बारे में केवल न्यूमेरिकल कराए थे, तो चलो मैं अब आपको बता देती हूँ कि कई बार एग्ज़ाम में जैसे आपके एंट्रेंस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। देखो, अगर न्यूमेरिकल दिया तो वो तो सॉल्व करना ही है, लेकिन अगर बिना न्यूमेरिकल के भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये जो मेथड है ना, इस बात के ऊपर बेस्ड है कि जैसे दो रिएक्टेंट हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ए को कांस्टेंट कर देंगे, ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर देंगे और बी को चेंज करेंगे। ठीक है, अगर हमने बी को चेंज करा, दुगना करा सपोज, और रेट भी दुगनी हो गई, तो इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम अगली बार क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू को कांस्टेंट कर देंगे और ए की वैल्यू को दुगना कर देंगे। अब अगर रेट जो है वो 4 टाइम्स हो जाती है, तो इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी। तो जस्ट टू ऑब्जर्व द ऑब्जर्वेशन टेबल वी कैन प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जस्ट सी दिस टेबल। आप इसमें देखिए स्टूडेंट, इन दो वैल्यूज़ को, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, लीव इट। अब हमने यहाँ बी की देखी, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है, डबल डी को डबल को मैं डी लिख रही हूँ, और रेट क्या हो रही है स्टूडेंट्स, 4 टाइम्स हो रही है, यानी कि 4 टाइम्स हो गई। यानी कि जब हम बी की कंसंट्रेशन को दुगना करते हैं तो रेट 4 गुनी हो रही है। इसका मतलब बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कहाँ है बी के रेस्पेक्ट में 2, यहाँ है। ठीक है, अब अगले में हम स्टूडेंट्स अगर कुछ देखें तो इन दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो गई, सेम हो गई। ठीक है, बी तो सेम है। अब इन दोनों केसेस के अंदर ए की कंसंट्रेशन दुगनी हो रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। यानी कि ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गई और बी के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर हो गई, यानी ये सही हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के लिए कौन सी बात सही नहीं है भैया, सारे करेक्टर्स याद कर लेना, कैटलिस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्टर्स द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन, ये गलत बात है, ना तो ये डेल्टा जी को बदलता, ना ये डेल्टा एच को बदलता। ठीक है, ना ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है। अच्छा, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट। किसकी बात पूछ रहे हैं, ये रेट कांस्टेंट की बात पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है यहाँ पे किस बात के ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। अगर फर्स्ट ऑर्डर का होता है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड करता, लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का है तो वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ए गिव्स बी और कंसंट्रेशन ऑफ दोनों रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट्स वेरीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ठीक है, रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की, ये तो हमारा हो गया रिएक्टेंट और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, फॉलोइंग फिगर्स दे रखे हैं आपको, तो अब इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको बताना है कौन सा फिगर ठीक है। हमें तो स्टूडेंट्स ये पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो इस तरह का कर्व मिलेगा। तो आप देखो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज़, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़, यानी ये वाला कर्व ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। अब देखो स्टूडेंट्स में कह रहे हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ कैन नॉट बी मेजर्ड फ्रॉम द बैलेंस इक्वेशन। क्यों नहीं मेज़र किया जा सकता उसको, क्योंकि रिवर्स कब मेज़र नहीं कर सकते, रेट लॉ कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय बैलेंस। रेट लॉ को बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कब मेज़र नहीं कर सकते,
जब रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तभी मेज़र कर सकते हैं, अदरवाइज उसको मेज़र नहीं कर सकते। यानी रिएक्शन रिवर्स हो जाए, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाए। अगर सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसका मतलब वो कैसी हो गई, कॉम्प्लेक्स हो गई। और जब कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस के अंदर हो, तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स हम रेट लॉ को जो है बैलेंस इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगले में देखिए स्टूडेंट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तो उसका ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर इज सेम एज मोलैरिटी, मॉलिक्यूलैरिटी, दोनों चीज़ें कैसी हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। और मॉलिक्यूलैरिटी स्टूडेंट्स कभी भी ज़ीरो या फ्रैक्शन में नहीं होती, माइनस प्लस भी नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की। यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस है स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप कर लेना, सिंपल है। ये भी आप अपने आप कर लेना स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स आप अपने आप कर लेना। ज़ीरो ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं, ज़ीरो ऑर्डर, तो ज़ीरो ऑर्डर से रिलेटेड बातें ही बताई हुई इन्होंने। ये वाला क्वेश्चन जो है डिकम्पोजिशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करी हुई, जो हमारा यहाँ पे बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो जब वो डिकम्पोज होगा ना स्टूडेंट्स, तो एनर्जी तो रिलीज़ होगी हमेशा, लेकिन रिएक्टेंट भी उसके अंदर बन सकते हैं, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो ये ग्राफ में से फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन से सही है भाई, ये दो सही हैं। लॉग आना चाहिए, तो ये लॉग आ रहा है। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो टी हाफ है फर्स्ट ऑर्डर का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, मैं थोड़े बहुत करा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप अपने आप कर लेना। एक ऐसी कंडीशन बताओ जब बायोमोलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती है, एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाए। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये इक्वेशन है, इफ़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो, अगर ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो बताओ रेट लॉ क्या होगा। रेट के की पावर ए, के ए की पावर ज़ीरो एंड बी की पावर ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अपने आप कर लेना। इस तरह के न्यूमेरिकल आप कर लोगे, ये वाला न्यूमेरिकल भी आप अपने आप कर लेना। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स, ये आप डेरिवेशन जो है मैं आपको बाद में करवा दूँगी, थोड़ा सा लंबा है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो ये आपके जो है ज़ीरो ऑर्डर के लिए एक 100% के लिए फॉर्मूला है, और वो है A0/K। ये डेरिवेशन मैं आपको बता दूँगी 100% रिएक्शन अगर हो जाती है तो। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 39 क्वेश्चन आपको रेट लॉ ये दे रखा है। कैन द रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री, नहीं भाई एलिमेंट्री कैसे होगी, अगर फ्रैक्शन में आ रही है वैल्यू तो ये एलिमेंट्री नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन बहुत ही, ज़ीरो ऑर्डर पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, विल द मॉलिक्यूलरिटी भी ज़ीरो, भाई मॉलिक्यूलरिटी तो कभी ज़ीरो और फ्रैक्शन हो नहीं सकती, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन हो। यहाँ देखिए स्टूडेंट, देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ गया है हमारा। ये इन्होंने टी दे दिया, ये कंसंट्रेशन ए दे दी, लॉग तो दिया नहीं है, ए बी में बदल रहा है, इसका मतलब ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है भाई। ज़ीरो ऑर्डर आइडेंटिफाई करते ही हम इन सब के आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ना स्टूडेंट्स, इन सब के आंसर्स जो हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के पास में है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर नहीं हो रही है, तो वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है स्टूडेंट्स, हमें पता है ऑक्सीजन जो है इट हेल्प्स इन कंबशन, कंबशन में हेल्प करती है। अब नेचर में स्टूडेंट्स ऑक्सीजन भी है, वुड भी है, हम भी है। ठीक है, तो हम क्यों नहीं जलते, क्यों नहीं लकड़ियाँ जलती, क्यों नहीं पेड़ जलते, और अगर वो सब जल जाते तो ये दुनिया ही ख़त्म हो जाती। ऐसा क्यों, किसने बचाया है इस दुनिया को ऑक्सीजन के कंबशन से, क्योंकि इट नीड्स हाई एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन आता है वो कि किसी की भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो क्यों नहीं होती भैया, इसलिए नहीं होती क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली। तो भाई टकराने के लिए कोई मॉलिक्यूल तो चाहिए, अगर एक भी मॉलिक्यूल नहीं होगा तो कॉलिजन्स कैसे होंगे, और कॉलिजन्स नहीं होंगे तो मॉलिक्यूलरिटी भी नहीं होगी। ठीक है, अब उसके बाद में स्टूडेंट एलिमेंट्री रिएक्शन जो है, वाई मॉलिक्यूलरिटी इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एंड ऑर्डर इज़ एप्लीकेबल
फॉर द एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, जो मॉलिक्यूलैरिटी है उसमें तो हम टक्करों की बात करेंगे ना, तो हमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करनी पड़ेगी। अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, और एक्सपेरिमेंट्स स्टूडेंट्स हमें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अगर हम देखेंगे ऑर्डर निकालना है तो हम कौन सा स्टेप देख लेंगे, स्लोवेस्ट स्टेप देख लेंगे, और स्लोवेस्ट स्टेप के जितने रिएक्टेंट होंगे उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर होगी उसको हम ऑर्डर कह देंगे। ठीक है, यहाँ पर वैसे आपको ये चीज़ यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वाई वी कैन नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय टेकिंग कॉन्सिडरेशन। भाई सीधी सी बात है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंसेस लर्न कर लेना, ये अपने आप आ जाएंगे। ये मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप इजीली कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी। जहाँ मैंने क्रॉस लगाए हैं स्टूडेंट्स, ये अब आपके सिलेबस में नहीं रहे हैं, और बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट इस पर अप्लाई हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्टूडेंट्स लास्ट में करवा देती हूँ असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ये स्टूडेंट्स लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ये आपको सबसे टफ लगते हैं क्योंकि आपको आंसर पता है बट आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पहले ऑप्शन का क्या मतलब है, पहले आप ऑप्शन समझ लीजिए। अगर असर्शन यानी स्टेटमेंट ठीक है और रीज़न भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है, रीज़न भी ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है, उसका रीज़न भी ठीक है, और जो वो रीज़न है ना वो उसी स्टेटमेंट को समझा रहा है। कई बार क्या होता है, स्टेटमेंट भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, लेकिन रीज़न उस स्टेटमेंट को नहीं समझाता, किसी और को समझाता है। अगले केस के अंदर असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट, दोनों ठीक है, लेकिन रीज़न डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन, वो किसी और चीज़ को ही समझा रहा है। असर्शन इज करेक्ट बट द रीज़न इज इनकरेक्ट। असर्शन, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हो जाए। असर्शन इज इनकरेक्ट बट द रीज़न इज करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट ही हमारे को माइंड में रखना मुश्किल है। अब सपोज करो स्टूडेंट्स, हमको ये क्वेश्चन मिला कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो और फ्रैक्शनल, यस हमें पता है। अगला रीज़न इन्होंने इसका क्या दिया, इसको समझाने के लिए, वी कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डर फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से जो है ऑर्डर नहीं निकाल सकते। इसका क्या मतलब हुआ भाई? ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन ये ज़ीरो और फ्रैक्शनल क्यों होती है, इस बात को ये लाइन तो नहीं समझा पाई ना। ये लाइन तो कुछ और ही बात समझा रही है, ये कुछ और, दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम, नो, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होती। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी इज द सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन द रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, ठीक है भैया। आंसर क्या आया? असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज करेक्ट यानी कि स्टेटमेंट ठीक है कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी आर सेम। कब सेम होंगी जिस स्टूडेंट, दोनों ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी दोनों की ई कि असर्शन तो इनकरेक्ट है क्योंकि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कभी सेम नहीं हो सकती, बट द रीज़न इज करेक्ट, रीज़न इसका सही दे रखा है। ये रीज़न जो है, जिसका भी रीज़न है ये रीज़न ठीक है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये, लेकिन जिसका भी है उसका ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बिल्कुल ठीक है। द कैटलिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन फॉर्म डिफरेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस विच लोअर्स डाउन, ये भी बात ठीक है हमारी। बट द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स सेम, डिफरेंस सेम होता है भाई, इसीलिए तो एंथैल्पी सेम रहती है। देखो स्टूडेंट्स क्या है, मैं आपको कर्व बना के समझाती हूँ। सपोज करो कि यहाँ हमने क्या ले लिया, रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है, और यहाँ हमने क्या ले ली, पोटेंशियल एनर्जी ले ली। ये रिएक्शन थी है हमारी जबकि कोई कैटलिस्ट नहीं है, और मैं ये वाली रिएक्शन ले रही हूँ जब हमने एक कैटलिस्ट काम में लिया, और मैं ये वाली रिएक्शन ले रही हूँ, कोई और कलर लेती हूँ स्टूडेंट्स, जब हमारा कैटलिस्ट जो है उसका दूसरा रास्ता है। दो तरह के रास्ते हो गए इसके अंदर स्टूडेंट्स, एक ये वाला और एक ये वाला, और ये विदाउट कैटलिस्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो कह रहे हैं कि भाई चेंज, भाई ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, तो दोनों के बीच के डिफरेंस तो नहीं बदला ना। चेंज किस में आ रहा है? केवल एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज आ रहा है, डेल्टा एच में चेंज नहीं आ रहा।
ठीक है, यही इसी तरह का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आपका। डिस्क्राइब हाउ डज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज व्हेन द कैटलिस्ट यूज्ड इन द रिएक्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है एनर्जी और प्रोडक्ट, यही कर्व मैं आपको बार बार बता रही हूँ स्टूडेंट्स। एक तो ये कर्व हो गया, एक ये कर्व हो गया। यहाँ रिएक्टेंट की एनर्जी ये है और यहाँ प्रोडक्ट की एनर्जी ये है हमारी। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो तो सेम है, चाहे ये रिएक्शन हो चाहे ये वाली हो। ये कैटलिस्ट की एब्सेंस में है, ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड द एवरेज रेट। आप बता सकते हो स्टूडेंट, पहली फर्स्ट डिफरेंस इज ऑलवेज क्या होगा, डेफिनेशन होगी। ठीक है, गिव विद सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स बोर्ड में आए हुए हैं तो मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ये एग्जाम में लगातार 2-3 साल तक पूछा गया है, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। अगर वो कह रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। 2 - 1 तभी तो 1 आएगा। इसका मतलब रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो गई है, सेकेंड ऑर्डर की हो गई। अच्छा, जो ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि 3/4 ऑफ अ रिएक्शन ऑर्डर 3/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन दिस। 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 32 मिनट्स में। यानी बताओ स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू मैं क्या पुट करूँगी, 3a/4 पुट करूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, के, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, टी हाफ। के निकालने के लिए स्टूडेंट्स मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स। के इज इक्वल टू क्या होगा, 2.303/t log a/a माइनस 3a/4। ये काम में लेंगे स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला, क्योंकि कंप्लीशन कितने हो रहा है, इतना हो रहा है, यानी ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। आगे आप इसको अपने आप कर ही सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा, जो मुझे बताने लायक लग रहा है वो स्टूडेंट्स जो है, ये इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं है आपके कराने के लिए। आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, आप एक नज़र मार लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना इसमें से कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं आपको थोड़े थोड़े एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बोर्ड में आए हुए हैं, 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये 2010 में आया हुआ है। डेराइव द जनरल फॉर्म एक्सप्रेशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर। बाई डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन हम कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स, के सॉरी हम पहले लिखेंगे t इज़ इक्वल टू k/2.303 लॉग क्या करेंगे, a/a माइनस एक्स। फिर x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, a/2। फिर डेराइव करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t½ इक्वल टू 0.693/k। इसका डेरिवेशन करना है स्टूडेंट्स, और इसको हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। ठीक है भाई, आगे वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है भाई, 0 ऑर्डर का कई बार करा चुकी हूँ तो आप इसको कर लेना। इसमें इसी के ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ था, फैक्टर्स पूछे हुए हैं, रेट। अच्छा, अगला जो है वो आपको कई बार 80% वाला मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कराई चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। रेट ऑफ अ रिएक्शन का क्या मतलब है, एक्टिवेशन एनर्जी का क्या मतलब है। द डीकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन प्रोसीड्स दिस रिएक्शन। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। तो टाइम क्या लगेगा, ये 3/4 और डीकम्पोज। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जो बताया 3/4 वाली बात, यही अप्लाई होगी इसके ऊपर भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की आगे और भी क्वेश्चन है क्या, चलो ये भी देख लेते हैं। अ रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। डिफरेंशियल रेट लिखनी है, 3 टाइम्स हो जाएगा तो क्या होगा, डबल हो जाएगा तो क्या होगा। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ, मेरे को नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। इस तरह के क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वा सॉल्यूशन फॉलोइंग द रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ये रिजल्ट मिल रहे हैं हमको। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने आपको करा दिया है, ये CBSE 2015 में आया हुआ, और एक्चुअली ये किसका क्वेश्चन है, NCERT का है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको NCERT एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करे हैं। आई होप आपको वो ठीक से समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करना,
पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना स्टूडेंट्स, उसमें मैंने सभी टाइप्स कवर कर दिए हैं और उन्हीं टाइप्स के ऊपर बेस्ड है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार स्टूडेंट्स एज सच दे दिए जाते हैं और इसीलिए आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।